नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो में एक्शन रिसर्च के बारे में बात करूंगा। एक्शन रिसर्च बीएड, डीएलएड और बीएलएड के कोर्स में है। शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान में उन समस्याओं पर शोध किया जाता है जो अध्यापक या छात्राध्यापक शिक्षण के दौरान अनुभव करते हैं। एक्शन रिसर्च के द्वारा एक योजना बनाकर समस्या का समाधान किया जाता है जिससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सके। समस्या समाधान के लिए जो योजना बनाकर कार्य किया जाता है उसकी रिपोर्ट भी बनती है। उस रिपोर्ट में सैद्धांतिक पक्ष या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या क्रियात्मक पक्ष भी लिखा जाता है। उसी की रूपरेखा एवं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। इसमें सबसे पहले रिसर्च, मीनिंग, डेफिनेशन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद एजुकेशनल रिसर्च या शैक्षिक अनुसंधान। फिर टाइप्स में फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, क्योंकि हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान पे ही काम कर रहे हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान। और फिर क्रियात्मक अनुसंधान की हिस्ट्री। उसके बाद से नेक्स्ट आएगा डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड एक्शन रिसर्च। फिर उसके बाद भारतीय विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। उसके बाद स्टेप्स एक्शन रिसर्च के स्टेप्स देखिए। पहला होगा समस्या को पहचानना। दूसरा समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन। तीसरा समस्या के संगत कारणों का विश्लेषण। चौथा क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। पांचवा क्रियात्मक परिकल्पना का परीक्षण। छठा क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय। फिर उसके बाद आएगा स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, परिकल्पना की विशेषताएं। सोर्स ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक परिकल्पना के स्रोत। फिर एडवांटेज ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ। फिर लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। ये चीज़ आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में लिखना है। आप इस चीज़ को लिखने के लिए रिसर्च की कोई अच्छी बुक देख सकते हैं या फिर एक्शन रिसर्च की बुक देख सकते हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब आप एक्शन रिसर्च करने जाएं तो एक्शन रिसर्च की बारीकियों को भी समझें और उनमें आने वाली समस्याओं का समाधान आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। तो ये आप बुक से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से आएगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, प्रैक्टी लिखा हुआ है, ये पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, क्रियात्मक पक्ष। इसमें सबसे पहले आएगा टाइटल ऑफ द एक्शन प्लान, किस पर आप काम करना चाह रहे हैं या योजना का शीर्षक क्या होगा। तो इसमें आप जब टीचिंग करेंगे तो आप हिंदी के टीचर हो सकते हैं, इंग्लिश के टीचर हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हो सकते हैं, या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें आपको टीचिंग करते समय जो समस्या आएगी वो आपका शीर्षक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल में हो सकता है कि मानचित्र ना समझ पा रहा हो बच्चा, तो वो समस्या हो सकती है। आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है। दूसरी हिंदी में हो सकता है कि शुद्ध उच्चारण ना कर पा रहा हो या लेखन अच्छा ना हो, सुंदर ना हो, तो वो समस्या हो सकती है। अनुशासन की समस्या हो सकती है, मैथमेटिक्स में जोड़ने की समस्या हो सकती है, जीव विज्ञान में चित्र बनाने की समस्या हो सकती है। तो इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं, कॉमर्स में वाणिज्य से शब्दावलियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित जो समस्या होगी वो उसका शीर्षक हो जाएगा। अभी हम जब आगे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा।
फिर दूसरा है नेम ऑफ द रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता का नाम। फिर तीसरा आ जाएगा नेम ऑफ स्कूल। फिर नेक्स्ट होगा बैकग्राउंड ऑफ द एक्शन रिसर्च, यानी कि जो आप योजना बनाए हैं उसकी बैकग्राउंड क्या थी, या जब स्कूल में आप गए थे तो वहाँ पर आपको किस तरीके से उस समस्या का सामना करना पड़ा और उस समस्या से आपके लिए टीचिंग में क्या परेशानी हो रही थी, उस चीज़ को लेकर आपको पूरी उसकी पृष्ठभूमि लिखनी होगी। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन प्लान, यानी जो आप योजना बना रहे हैं उसके उद्देश्य क्या हैं, ये चीज़ आपको लिखनी होगी। फिर उसके बाद आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन प्लान, जो योजना है उसका महत्व। और फिर उसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या समस्या कथन में जो आपकी समस्या है उसको आप एक स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए भूगोल का ही विषय ले लें अगर, तो जिस कक्षा में आप भूगोल पढ़ाने गए हैं उसकी समस्या अगर है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कक्षा 8 के छात्रों द्वारा भूगोल विषय में मानचित्र का प्रयोग न कर पाने की समस्या का अध्ययन। फिर उसके लिए जो आपने समस्या देखी उसके विटनेस या प्रूफ, साक्ष्य आपको प्रस्तुत करने होंगे। फिर उसके बाद प्रोबेबल कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, इसमें आपको जो समस्या आपने रियलाइज़ किया उसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, स्कूल का इन्वायरमेंट, टीचर, पेरेंट्स, घर की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पीयर ग्रुप, सारे बहुत सी समस्याएं बहुत सी कारण हो सकते हैं। उन सारे कारणों को आप इसमें पता करेंगे और फिर आप इसमें देंगे। फिर नेक्स्ट है एक्शन हाइपोथेसिस, उस जो भी आपने टॉपिक लिया है, जो आपकी समस्या है, उसको समाधान के लिए कौन से आप एक्टिविटी करेंगे वो आपको परिकल्पना के रूप में, या किस तरीके से आप करें तो उसमें सुधार हो सकता है, वो आपका परिकल्पना के रूप में लिखा जाएगा। फिर होगा टूल यूज्ड, जो आप इस एक्शन रिसर्च को करने के लिए टूल यूज़ करेंगे या आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए आप उपकरण का यूज़ करेंगे, वो आप इसमें लिखेंगे। से फॉर एग्जांपल के लिए प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, अचीवमेंट टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट, जो भी आप उसमें यूज़ करना चाहते हैं आप उसमें इसको लिख सकते हैं। फिर आएगा प्री टेस्ट। प्री टेस्ट में आप प्री टेस्ट करेंगे, वो अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा है, जिस तरीके से भी आपने बना रखा है प्री टेस्ट में, और उसमें आप ये देखेंगे और उसके बाद आप टेबल के द्वारा उसमें आप लिख देंगे कि छात्रों की संख्या टोटल कितनी है उस क्लास में, और कितने ऐसे छात्र हैं जो समस्या जिनको नहीं है और कितने ऐसे छात्र हैं जिनको समस्या है। तो ये देखिए बनाया गया हुआ है और इनकी संख्या आपको नीचे भर देनी है। फिर इसी डेटा के आधार पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, वो पाई चार्ट या बार डायग्राम के रूप में आप कर सकते हैं, जिससे कि अट्रैक्टिव लगे और देखने वाला एक ही बार में समझ जाए कि किस तरीके का डेटा आया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस, क्रियात्मक परिकल्पना की जांच। और इसमें हम जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको हम ट्रीटमेंट देने के बाद उसकी जांच करेंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी और ये सोच के बनाया था, ये कह के कि अगर ये चीज़ हम करते हैं तो सुधार होगी, तो वो चीज़ इसमें कितना आई हुई है उसकी हम जांच करेंगे। और फिर उस जांच के बाद पोस्ट टेस्ट आएगा, और पोस्ट टेस्ट में हम देखेंगे कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया उस ट्रीटमेंट के बाद क्या सुधार हुआ, या जो समस्याग्रस्त छात्र थे उनकी संख्या घटी है या बढ़ी है। और नेचुरल सी बात है कि अगर आपने ट्रीटमेंट ठीक ढंग से किया है तो समस्या में कमी आएगी। तो फिर उस पोस्ट टेस्ट के लिए भी सेम उसी तरीके से टेबल बनेगा, और उसके लिए भी हम जो डेटा आएगा उसको हम ग्राफ बनाएंगे पाई चार्ट या बार डायग्राम के रूप में, और उसमें हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि पहले से कितना सुधार हुआ है। फिर नेक्स्ट आएगा रिज़ल्ट, जो हाइपोथेसिस हमने चेक की, जो हमने डेटा लिया प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, उसके आधार पे हम रिज़ल्ट निकालेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया है। फिर इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन, या जो रिज़ल्ट आया है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे,
और उसके बाद कंक्लूज़न, हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि क्या कंक्लूज़न निकल कर आया, हमने जो एक्शन रिसर्च की उसमें हमें क्या फ़ायदा मिला या क्या सुधार हुआ, वो सारी चीज़ें हम कंक्लूज़न के रूप में लिख देंगे। नेक्स्ट आएगा सजेशंस। जो हमने रिज़ल्ट निकाला उसमें हम जो बारीकियां हमने देखी उसके आधार पे हम टीचर को, स्टूडेंट को और पेरेंट्स को सजेशंस देंगे कि ये इन चीज़ों में सुधार किया जाए तो उन समस्या में कमी आ सकती है। टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत सी चीज़ें टीचर नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे वो आगे समस्या बढ़ती जाती है। स्टूडेंट भी उस चीज़ को उसके लिए अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए उनकी समस्या बढ़ती जाती है। पहले उसको अवॉइड करते हैं, बाद में वो उनके ऊपर समस्या बन जाती है। पेरेंट्स भी बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, नहीं ध्यान देते हैं काम के कारण या उस चीज़ के कारण, तो उस चीज़ पे भी उनको ध्यान देना होगा और वही सजेशन हम इनको दें ताकि उस चीज़ के ऊपर वो लोग ध्यान दें। फिर उसके बाद से आएगा रेफरेंस। इस एक्शन रिसर्च को करने के लिए हमने किन किन बुक्स की या किन किन चीज़ों की हेल्प ली वो हम पूरा इसमें रेफरेंस के रूप में लिखेंगे। फिर आएगा अपेंडिक्स। जो हमने टूल्स यूज़ किए हैं या जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है वो अपेंडिक्स के रूप में हम लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं और पीछे उसको संलग्न के रूप में लगा भी देते हैं, जिससे कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो उसको देख सकता है। तो ये पूरा आपका एक्शन रिसर्च का फॉर्मेट था। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि एक्शन रिसर्च का रिज़ल्ट कभी भी जनरलाइज नहीं किया जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि क्या एक्शन रिसर्च के रिज़ल्ट को जनरलाइज किया जा सकता है, तो एक्शन रिसर्च के रिज़ल्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है, सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। ये उसी परिप्रेक्ष्य में या जिस जगह एक्शन रिसर्च की गई है ये वहीं पर एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज़ है कि एक्शन रिसर्च का पॉपुलेशन और सैंपल एक ही होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देख लें। एक हमने लिया है क्रियात्मक अनुसंधान का। पहले ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसमें देखिए अनुसंधान के बारे में बताया गया है। फिर शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान के बाद उसके प्रकार, मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। फिर देखिए व्यवहारिक अनुसंधान आ गया, फिर क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के बाद अंतर, और अंतर के बाद ये देखिए भारतीय विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। फिर उसके बाद से क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान जो हमने अभी आपको बताया था पहले, वो सारी चीज़ें हैं। समस्या को पहचानना, समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन। ये देखिए समस्या को पहचानना, समस्या का परिभाषीकरण, समस्या के संगत कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, क्रियात्मक परिकल्पना की परीक्षा हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना और क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय तथा उसका आधार निरूपित करना। फिर इसी चीज़ को विस्तार से बताया गया है इसमें एक एक चीज़ को। फिर समस्या के संगत कारणों का विश्लेषण। फिर उसके बाद से आ जाएगा क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। फिर परिकल्पना की जांच हेतु उपयुक्त रूपरेखा बनाना। फिर क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र। फिर क्रियात्मक परिकल्पना की विशेषताएं, देखिए क्या दिया हुआ है, सत्यापनशीलता, प्रभाव, स्पष्टता, स्वदेशिता, समस्या के संबद्धता, ये सारी चीज़ें, मितव्ययिता। फिर क्रियात्मक परिकल्पना के स्रोत। फिर आएगा क्रियात्मक परिकल्पना के स्रोत और उसके बाद से क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ, और नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। तो ये आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आप बुक से देख के और घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको यही करना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताया। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखिए योजना का शीर्षक, इसमें भूगोल के ऊपर लिया गया है। छात्रों द्वारा भूगोल विषय में मानचित्र का प्रयोग न कर पाने की समस्या। अनुसंधानकर्ता का नाम कुमारी अलका मिश्रा।
विद्यालय का नाम, जो विद्यालय होगा वो विद्यालय डाल देंगे जहाँ पर आप टीचिंग कर रहे हैं। फिर योजना की पृष्ठभूमि, फिर उसके बाद से आ जाएगा योजना के उद्देश्य, योजना का उद्देश्य के बाद योजना का महत्व, फिर उसके बाद समस्या कथन। कक्षा 8 के छात्रों द्वारा भूगोल विषय में मानचित्र का प्रयोग न कर पाने, यहाँ कर छूट गया है, कर पाने की समस्या का अध्ययन। फिर साक्ष्य, साक्ष्य के बाद समस्या के संभावित कारण। ये देखिए इसमें दिया गया है, भूगोल विषय की पूर्व कक्षाओं में मानचित्र के उपयोग पर शिक्षकों द्वारा ध्यान न दिया जाना। तो इस तरीके से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको ये सारे कारण आपको खुद देखने होंगे कि वहाँ कौन कौन से कारण हैं, वो आपके सब्जेक्ट वाइज समस्या के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। फिर क्रियात्मक परिकल्पना, देखिए इसमें पहला बनाया गया है, यदि छात्रों को भूगोल विषय के शिक्षण कार्य में रुचिकर शिक्षण विधियों व सामग्रियों के साथ पढ़ाया जाए तो छात्र मानचित्र का प्रयोग कर सकने में सक्षम होंगे। दूसरा बनाया गया है, यदि छात्रों को भूगोल विषय में मानचित्र की उपयोगिता का ज्ञान कराएं तो छात्र भूगोल विषय व मानचित्र प्रयोग में रुचि लेंगे। अब पूर्व परीक्षण देखिए, पूर्व परीक्षण में कुल छात्रों की संख्या 22 है, इसमें प्रयोग करने वाले छात्रों की संख्या 4 है और प्रयोग न कर पाने वाले छात्रों की संख्या 18। अब इसी के ऊपर ये पाई चार्ट बनाया गया है। फिर इसके बाद से क्रियात्मक परिकल्पना की जांच की गई और उसके बाद फिर पोस्ट टेस्ट किया गया है। वो पहली हाइपोथेसिस थी, उसका पोस्ट टेस्ट है, फिर उसके ऊपर से डायग्राम, और फिर देखिए दूसरी हाइपोथेसिस, उसकी हाइपोथेसिस के आधार पे क्रियाविधि और किया गया है यूज़। फिर उसके बाद इसमें पोस्ट टेस्ट किया गया, पोस्ट टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया। फिर देखिए उसका डायग्राम, पाई चार्ट और बार डायग्राम दोनों के रूप में बनाया गया है। फिर तुलना की गई है, तुलना के बाद फिर रिज़ल्ट आ गया, क्या इनका रिज़ल्ट है। फिर उसके बाद से आप देखेंगे मूल्यांकन, या इसको हम परिणामों की व्याख्या भी कर सकते हैं, किस तरीके से परिणामों की व्याख्या की गई है। और उसके बाद आप देखिए ये परिणामों की पूरी व्याख्या है। फिर निष्कर्ष निकाला गया, उपरोक्त समस्त क्रियाओं के संचालन का परिणाम और मूल्यांकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष सामने आया। ज्ञान शिशु मंदिर की कक्षा 8 में कुल 22 छात्र थे, जिनमें प्रारंभ मानचित्र का प्रयोग न कर पाने वाले छात्रों की संख्या 18 थी, जो समस्त क्रियाओं के संचालन के बाद यह संख्या घटकर मात्र 2 रह गई। तो इस तरीके से पूरा निकाला गया है निष्कर्ष। और फिर सुझाव शिक्षकों को दिया गया, शिक्षकों के बाद छात्रों को दिया गया, फिर अभिभावकों को दिया गया। फिर उसके बाद संदर्भ पुस्तक या रेफरेंस में, और उसके बाद परिशिष्ट। तो ये परिशिष्ट जो हैं इसके संलग्नक भी बाद में पीछे लगाए जाएंगे, इसमें हमने नहीं दिया है। तो आप जो साक्षात्कार या जो भी बनाए गए हैं वो सारे इसके फाइल में पीछे से लगाए जाएंगे। तो ये हमारा एक प्रयास था जिससे कि आपको एक्शन रिसर्च के बारे में किस तरीके से आपको काम करना है और एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करनी है, ये हमने आपको एक बताया है। इसमें आप इससे और अच्छा भी कर सकते हैं अगर आप प्रयास करें तो आप एक्शन रिसर्च, जब आप स्कूल में टीचिंग करने जाएं और आपको टीचिंग के सामने कोई समस्या आती है तो एक्शन रिसर्च के द्वारा उन समस्याओं का समाधान आप इसी तरीके से करके और फिर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर कि एक्शन रिसर्च ग्रेड एक्टिविटी होती है या कहीं पर इस पे वाइवा भी होता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। विशेष करके आपको एक्शन रिसर्च इसलिए सीखना है कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो उस टीचिंग को आप बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो आप उसको दूर किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी आप इसमें समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।